स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जुही सिंह। बढ़ते खबरों की ओर सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम धामी आज करेंगे नैनीताल दौरा। दोपहर 1 बजे सीएम नैनीताल के लिए होंगे रवाना। दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे नैनीताल। विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो ये जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से नैनीताल दौरे पर सीएम आज रहेंगे और दोपहर 2 बजे सीएम धामी नैनीताल पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही जंगलों की आग को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नैनीताल से समीर शाह हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या खबर मिल रही है? आज सीएम धामी नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह धामी का आज 1 दिवसीय नैनीताल दौरा है और लगभग 1 बजे वो देहरादून हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 2 बजे उनका नैनीताल के जो तेलाखान है हेलीपैड है वहाँ उनका आगमन रहेगा। उसके बाद देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो जो विकास कार्य है नगर के उसको लेकर वो निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जो विभागीय अधिकारी हैं और उनके साथ उनका एक बैठक का कार्यक्रम भी है, जिसमें वो जो पेयजल संकट अभी प्रदेश में जारी है और नैनीताल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से झील का जल स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है और बरसात जो है पहाड़ों में नहीं हुई है, जिससे नुकसान हुए हैं काफी, उसको लेकर वो बैठक करेंगे और विद्युत आपूर्ति को लेकर भी उनसे बैठक है। इसके साथ जिस तरीके से अभी जो पूरे उत्तराखंड में वन अग्नि का जो अभी देखा जा रहा है उसको लेकर भी उनकी एक बैठक है और सभी अधिकारियों के साथ वो उसमें चर्चा भी करेंगे और किस तरीके से इसको कंट्रोल करा जाए उसको लेकर भी उसमें उन बिंदुओं पर बात करी जाएगी। जी, और अगर हम तैयारियों की बात कर ले सीएम धामी को लेकर, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही नैनीताल में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है हमने उससे बात करी थी तो उन्होंने अभी देखिए जो सीएम का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर उसमें जो अभी डिटेल्स हमारे पास आई है वो सिर्फ उनका हेलीपैड से देहरादून से नैनीताल तक का बनाया गया है प्लान है और जो अधिकारियों की समीक्षा बैठक है वो उसके साथ जिक्र उसमें किया गया है। इसके साथ देखिए सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने आ रहे हैं। तो जो ये कार्यक्रम उनका बाकी जो अन्य कार्यक्रम है वो उनका प्राइवेट रखा गया है, इसके बारे में अभी कुछ बात नहीं करी गई है, लेकिन जो बैठक आज होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। समीर, जिस तरीके से आपने बताया कि परिवार के साथ वो नैनीताल दौरे पर रहेंगे, अगर हम सुरक्षा की बात कर ले तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? जी देखिए, नैनीताल में इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पर्यटन सीजन जो है वो अपने चरम पर है, तो हर जगह पे पुलिस वैसे भी डिप्लॉय की गई है, कानून की व्यवस्था की जा रही है और खासकर अगर मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं तो जो रास्ते हैं, जो माल रोड है यहाँ पे जहाँ जिन क्षेत्रों में जो जगह है वहाँ अगर जाम की स्थिति बनी रहती है तो उसको खोला जा रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल करा जा रहा है और मुख्यमंत्री के साथ देखिए उनकी पूरा अपना जो सिक्योरिटी रहती है वो तो रहेगी और साथ ही जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी सारी चीजों पर ध्यान रख रही है। जी समीर, अगर हम बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड से जो आके खबरें आती है लगातार आ रही होती है और एक बार फिर से जो है बताया जा रहा है सीएम धामी इस बार भी आग को लेकर समीक्षा करेंगे, क्या लगता है इस बार क्या खास दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं आग को लेकर? जी देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में बरसात जो है वो ना के बराबर हुई है जी, क्योंकि पहाड़ों में सूखा काफी पड़ा हुआ है, जिस कारण जो आग की घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी जो रिसेंटली अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा का दिग्गज क्षेत्र है जहाँ लगभग 1 हफ्ते से लगातार जो अग्नि बढ़ते जा रही है, इसमें वनकर्मियों की भी इसमें मौत हो चुकी है, कई इसमें जो वनकर्मियों घायल भी हुए हैं, जनता को भी इससे दिक्कत हो रही है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी अभी कई क्षेत्रों में आग लगी हुई है, तो देखिए उसको कंट्रोल करना सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु रहेगा कि किस तरीके से आग को कंट्रोल करा जाए। इसके साथ जो स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनसे किस तरीके से मदद ली जाएगी, कैसे आग को कंट्रोल करा जाएगा और पानी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए ये जो बैठक है आज मुख्यमंत्री की वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी और इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी की योग दिवस पर नई पहल, आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज करेंगे सीएम। देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है, आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज करेंगे सीएम धामी। पार्वती सरोवर के किनारे सीएम करेंगे योग। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और इस मौके पर जो है पार्वती सरोवर के किनारे सीएम योग करेंगे।
और वही खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल में बागेश्वर विधायक पार्वती दास का हालचाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर जाकर उनके पिताजी का हालचाल जाना, साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां महेंद्र भट्ट के पिताजी का हालचाल जाना। देहरादून से ये जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के घर सीएम धामी पहुंचे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी साथ मौजूद रहे। और वही खबर देहरादून से, जहां रायपुर के डोभाल चौक पर देर रात एक गोली कांड हो गया, जिसमें 3 युवकों को गोली मार दी गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 2 घायल बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और विवाद का कारण कार के पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। रात भर पुलिस और परिजन ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। सुबह युवक का शव नाले से मिला। परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने समझाकर लोगों को शांत कराया। जानकारी के अनुसार पूरा मामला यह है कि रायपुर के रवि बडोला ने अपनी कार देवेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति को दी थी और इस कार के रवि बडोला 4 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन देवेंद्र शर्मा ने कार का सौदा 3.5 लाख रुपए में कर दिया और इस बात से नाराज रवि बडोला ने अपने 2 साथियों के साथ अपनी कार लेने के लिए जाने लगा और जिसको देखकर किसी ने देवेंद्र शर्मा को सूचना दी कि बडोला उसे मारने के लिए आ रहा है और बडोला के घर पहुंचते ही देवेंद्र शर्मा ने गोलियां चला दी, जिसके बाद तीनों को गोली लग गई और जिसमें से बडोला गोली लगते ही भाग गया और कहीं नाले में गिर गया और इस दौरान उसकी मौत हो गई। रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उसमें जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए, हमारा ये निवेदन। तो रायपुर में ये गोली कांड हुआ है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए बिल्कुल, अगर रायपुर थाने क्षेत्र की बात की जाए, राजधानी में बहुत बड़ा मामला ये है क्योंकि देर रात यहाँ पर गोलियां चली हैं। करीब एक गोली भी नहीं चली है, करीब 6 से 7 गोलियां चली है और जिसमें दो पक्षों के बीच में कहा जा रहा है कि ये दोनों आपस में ही बैठे हुए थे और कार को लेकर ये पूरा मामला था। और उसके बाद एक पक्ष ने जब गोलियां चलाई तो दूसरा पक्ष जब भागने लगा, 3 जने थे उसमें, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो व्यक्ति भागते भागते नाले में गिर गया। सुबह तक उसकी तलाश उसके परिजनों द्वारा की जा रही थी। पुलिस प्रशासन भी साथ में मौजूद था, लेकिन सुबह 6 बजे उसकी बॉडी उसके घर के पास से नाले से मिली। और दोनों व्यक्ति की बात करूं जो उसके साथ ही थे, जो विक्टिम्स हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें कॉर्नेशन अस्पताल में अभी वो भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति भी अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं अगर मैं जो आरोपी है उसके मकान के बाहर जो व्यक्ति जो उनके परिजन हैं, जो विक्टिम्स के परिजन हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और कहीं ना कहीं जो बॉडी थी विक्टिम की उसको लेकर बैठ गए थे। उनका नाराज़गी थी कि किस तरह से जो भारद्वाज है, जो आरोपी है, उसने साजिश के तहत उनके बेटे को मारा है, जिसके बाद उसके घर पर भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वहाँ पर जो मौजूद रायपुर के मौजूदा विधायक है उमेश शर्मा काऊ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि आने वाले जो पूरी जांच हो निष्पक्ष हो। और इसी के तहत जो थोड़ी देर में, क्योंकि हम अभी रायपुर थाने में मौजूद है और यहाँ पर एसएसपी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर जो स्थिति होगी, जिस तरह का उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है, माना जा रहा है कि भारद्वाज जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर में ही आरोपी जो इसमें शामिल थे जिन्होंने गोलियां चलाई है और कितनों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अगर आरोपियों की बात की जाए तो इसमें मुख्य आरोपी भारद्वाज समेत करीब 2 से 3 अन्य लोग बताए जा रहे हैं। जो भारद्वाज था वो ब्याज का काम करता है और पहले लोगों का, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि हमसे भी इस तरह की बदतमीजी वो करता था। तो ऐसे में गुंडागर्दी या फिर गैंगस्टर के तहत इस पर भी केस लग सकता है। लेकिन फिलहाल जो विक्टिम्स थे वो करीब 3 थे, जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हो चुके हैं। फिलहाल काफ़ी बड़ा मामला इसे बताया जा रहा है। प्राथमिकता से इसे जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की सरकार रखते हैं, तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि इसका निष्पक्ष आंसर निकले। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, तो क्या उससे किसी तरह की पूछताछ की गई है घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल एसएसपी अजय सिंह अभी अंदर मौजूद हैं, आरोपी भी उनके साथ है। फिलहाल उनसे बातचीत की जा रही है। इसके बाद ठीक प्रेस वार्ता की जाएगी, मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि पूरी घटना किस तरह से हुई। देर रात का मामला था, 11 से 12 बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल एसएसपी कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे तो पूरा विवरण प्रेस के साथ पूरी जनता को पता होगा। जी, उत्तराखंड की देहरादून में एक बड़ी घटना हुई है। रायपुर क्षेत्र के डुबाल क्षेत्र में देर रात गोलियां चली हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं जो कल्प्रिट है जिसने गोली मारी है उसके घर के बाहर हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। सुबह यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है। आप देख सकते हैं जो शीशे हैं वो यहाँ पर टूटे हुए हैं। इसके तहत जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि इसका जो परिवार है, जो कल्प्रिट का परिवार है, फिलहाल अंदर ही है, अपने आप को कैद मान रहा है और इसके लिए जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है। ये माना जा रहा है जो भारद्वाज है, जो पैसों के लेन देन में ब्याज में पैसे देता था और इन्हीं के बीच में जो लड़ाई है, जो दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कल्प्रिट है और विक्टिम है वो सिर्फ पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी। और जिसके बाद जो गोली चली थी और जिसके बाद जो मुख्य जो मृतक था वो थोड़ी देर आगे भागने के बाद नाले में गिर गया, जिसकी लाश सुबह 6 बजे मिली। फिलहाल यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे बनाया जा सके। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। कुछ देर में एसएसपी अजय सिंह भी यहाँ पर पहुँचेंगे, मौके का जायजा लेंगे, रायपुर थाना पहुँचेंगे, साथ साथ जो आला अधिकारी रहेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ा मामला बताया जा रहा है। एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से जो लोग हैं वो कई आरोप इन पे लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मर्डर के पीछे कितना बड़ा एंगल लगता है। लेकिन जिस तरह से देर रात गोलियां चली है, पूरा जो क्षेत्र है वो सनसनी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट शरद सुनियल के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है।
जिसमें कृषि एवं ग्राम्य विकास विभाग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान को मिले विभागों पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब राज्यों को इन विभागों के माध्यम से दोगुना लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और ऐसे में जब केंद्र में उन्हें कृषि और ग्राम्य विकास मिला है तो उसका लाभ उत्तराखंड को अवश्य मिलेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। कैबिनेट के सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देता हूं, और शिवराज जी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे दोनों विभाग ग्राम विकास व एग्रीकल्चर एक जमीनी नेता शिवराज सिंह जी को मिले हैं। शिवराज जी से हमारा व्यक्तिगत परिचय भी है, अभी एक दिल्ली के चुनाव में हम साथ साथ थे। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्राम विकास और वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में केंद्र से जो हमारी अपेक्षा रहती है अधिक से अधिक मदद हमें मिलेगी और इस प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इस प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का एक प्रमुख साधन है। और बढ़ते आगे खबर हरिद्वार से है, जहां एकादशी पर गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। निर्जला एकादशी का स्नान पर्व है और लेकिन इसकी तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि निर्जला एकादशी आज सुबह 4 बजे से शुरू होकर कल 18 जून को 6 बजे तक रहेगी। जानकारी के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस कारण इस पर हर की पैड़ी पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के दोनों ही दिन आने की संभावना है। आज भी हजारों की संख्या में लोग हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। पुलिस ने भी एक दिन पहले पड़े गंगा दशहरा के स्नान के अनुसार ही मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन 9 जोन में बांटकर पुलिस बल लगाया हुआ है। और वहीं उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में अपने कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की माने तो विभाग में शिक्षकों की संख्या दूसरे विभागों की तुलना में कई ज्यादा है, इसलिए विभाग को ज्यादा समय देने की मांग की गई थी, जिसे शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है। शासन की मंजूरी के बाद विभाग के भीतर तबादलों की प्रक्रिया पर तेज गति से काम किया जा रहा है। इसमें गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारी शिक्षकों के तबादलों की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तबादला प्रक्रिया में खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर अपर शिक्षा निदेशक अधिकारी तक के तबादले किए जाएंगे, जिसको लेकर विभाग में होमवर्क तेज होने लगा है। और वहीं आज मुस्लिम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार है, जिसे पूरे देश और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित जामा मस्जिद में भी नमाज अदा की गई और नमाज में लोगों ने दुनिया में अमन चैन बने रहने की दुआ मांगी। आपको बता दें कि मस्जिद के इमाम ने सभी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और कहा, आज के दिन जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों और बुरी आदतों की भी कुर्बानी देनी चाहिए। और बढ़ते आगे मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने के आसार, 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 19 जून को प्रदेश में बारिश और हवा का अनुमान। 19 जून को प्रदेश में दस्तक दे सकता है प्री मानसून। तो प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है 19 जून को प्रदेश में प्री मानसून अपनी दस्तक दे सकता है, जिससे लोगों को जो है गर्मी से बढ़ती कड़ाके की गर्मी से राहत मिल सकती है। 19 जून को प्रदेश में बारिश और हवा का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और इसी के साथ विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। और वही बताया जा रहा है 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने का अनुमान। प्रदेश में
गर्मी से राहत मिलने के आसार मौसम विभाग ने जताई। तो मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में लोगों को बढ़ती कड़ाके की गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने का अनुमान। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।